Hi everyone, Assalamu alaikum, Namaste, welcome back to another video. I hope you are doing great. मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ. So आज हम वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं. ये वीडियो है 5 reasons जिन्ना was the biggest hypocrite. So guys चलते हैं और देखते हैं कि कौन से 5 रीजन हैं जिसकी वजह से मोहम्मद अली जिन्ना को जो है हाइपोक्रेट कहा जा रहा है. सो चलते हैं और जानते हैं इसमें कितना फैक्ट है. ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से ओरिजिनल वीडियो भी वॉच कर सकेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. हियर वी गो. नमस्कार दोस्तों, जय मां भारती. दोस्तों आज के वीडियो में हम मोहम्मद अली जिन्ना का कैरेक्टर एनालिसिस करेंगे. हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई मोहम्मद अली जिन्ना इतना ग्रेट लीडर था, महान नेता था जितना कि उसे पाकिस्तान में बताया जाता है, या फिर कि वो एक झूठा, दोगला और पाखंडी किस्म का आदमी था. इस वीडियो में मैं आपको 5-6 कारण बताऊंगा जिनसे क्लियरली प्रूव हो जाएगा कि वो एक झूठा, दोगला और पाखंडी किस्म का आदमी था. ही वॉज नथिंग बट अ हिपोक्रेट एंड अ बैकस्टैबर. और ये जो कारण मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, ये मेरी पर्सनल राय नहीं है, व्यक्तिगत राय नहीं है, ओपिनियन नहीं है. ये फैक्ट्स हैं जो मैंने इकट्ठे किए हैं 3 किताबों से, जिनमें से 2 किताबें खुद मोहम्मद अली जिन्ना के एक बहुत करीबी दोस्त और ऑफिशियल बायोग्राफर हेक्टर बोलिथो ने लिखी हैं, और एक किताब स्टीवन वॉलबर्ट ने लिखी है जिसका नाम है जिन्ना ऑफ पाकिस्तान. दोस्तों इससे पहले हम कारणों की तरफ जाएं, जल्दी से मोहम्मद अली जिन्ना की एक स्केची तौर पे बायोग्राफी देख लेते हैं. 1876 में कराची की वजीर मेंशन में मीठी भाई पूंजा और जिन्ना भाई पूंजा के यहाँ एक लड़के का जन्म होता है जिसको नाम दिया जाता है मोहम्मद अली. दोस्तों मोहम्मद अली मुसलमान नाम नहीं है. मोहम्मद अली बन गया जब जिन्ना के पिताजी ने इस्लाम में कन्वर्जन कर लिया था बाद में चल के. इसका मतलब ये है कि जिन्ना जो है वो फर्स्ट जनरेशन मुस्लिम थे. जन्म के 16 साल बाद 1892 में जिन्ना को लंदन भेज दिया जाता है उनके पिताजी के बिजनेस पार्टनर के पास इंटर्नशिप करने के लिए. जिन्ना का इंटर्नशिप में मन नहीं लगता और वो जाके लिंकन सिंह में लॉ की पढ़ाई का एडमिशन ले लेता है. जिन्ना ने बाद में अपने काफी बयानों और इंटरव्यू में कहा कि वो लिंकन सिंह में इसलिए गया था क्योंकि उसने वहां की एंट्रेंस पे देखा कि प्रॉफेट मोहम्मद का नाम लिखा हुआ था एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट लॉ गिवर्स. जो बात झूठ है. लिंकन सिंह की एंट्रेंस पे ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ और ये बात खुद एक्टर बोलितो ने कंफर्म की. इसी टाइम के दौरान जब जिन्ना लिंकन सिंह में लॉ की पढ़ाई कर रहा था, उसको ब्रिटिश कल्चर से बहुत ज्यादा प्यार हो गया और ब्रिटिश लिबरलिज्म की तरफ भी वो काफी आकर्षित हो गया. इसी दौरान उसने स्टेज पर एक्टिंग में, थिएटर में एक्टिंग की भी कोशिश की, लेकिन वहां पे नाकाम रहा. 1896-97 में लॉ की पढ़ाई खत्म करने के बाद वो बॉम्बे आ गया और वहां पे उसने अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी. 1900 में उसको बॉम्बे का मजिस्ट्रेट भी बनाया गया, लेकिन 6 महीने के बाद उसने नौकरी ये कहते हुए छोड़ दी कि 50 रुपए महीने की तनख्वाह बहुत कम है, इतनी तनख्वाह वो रोज कमाना चाहता है. 1904 में बॉम्बे में कांग्रेस की एनुअल मीटिंग के दौरान उसने कांग्रेस ज्वाइन कर ली और 1913 में मुस्लिम लीग. दोस्तों अब आते हैं उन कारणों की तरफ जिनसे सिद्ध होता है कि जिन्ना एक पाखंडी किस्म का आदमी था. इनमें सबसे पहला कारण है कि जिन्ना खुद एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं था और उसने अपने आप को मुसलमानों का लीडर बनाया, अपने आप को एक सच्चे मुसलमान के तौर पे पेश किया. दोस्तों जिन्ना सुअर का मांस खाता था जो कि इस्लाम के खिलाफ है. हेक्टर बोलिथो के अनुसार जिन्ना का फेवरेट फूड था हैमबर्गर, जिसमें कि सुअर का मांस होता है. जिन्ना शराब भी पीता था, ये बात कोई ढकी छुपी नहीं है, और शराब पीना भी इस्लाम के खिलाफ है. जिन्ना ने एक नॉन मुस्लिम पारसी लड़की से शादी करी, वो भी इस्लाम के खिलाफ है, और वो उसको इस्लाम की टीचिंग्स देने में भी नाकाम रहा. जिन्ना 5 वक्त तो छोड़ो, 1 वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ता था. ये बात खुद हेक्टर बोलिथो ने कही है, और जब उसने नमाज पढ़नी शुरू की वो पाकिस्तान बनने के बाद की बात है. जिन्ना ने अपनी जिंदगी में एक बार भी हज नहीं किया, जबकि वो हज करने में पूरी तरह सक्षम था. अगर ऐसा है कि कोई आदमी हज करने में सक्षम है और अपनी जिंदगी में हज नहीं करता, ये बात इस्लाम के खिलाफ बताई गई है. दोस्तों ये जो चीजें मैंने आपको बताई, इनसे साफ सिद्ध होता है कि जिन्ना एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं था, फिर भी उसने अपने आप को एक सच्चे मुसलमान नेता के तौर पे पेश किया, एक कट्टरवादी मुसलमान नेता के तौर पे पेश किया. बाद में चल के वो शेरवानी पहनने लगा और पूरे मुसलमानों की वेशभूषा में आ गया. दोस्तों स्टीवन वॉलबर्ट ने अपनी किताब जिन्ना ऑफ पाकिस्तान में बातें क्लियरली लिखी हैं कि जिन्ना सुअर का मांस खाता था, शराब पीता था, नमाज नहीं पढ़ता था, लेकिन इन चीजों को दबाने के लिए ये बातें किताब में से हटा दी जाएं, इसके लिए स्टीवन वॉलबर्ट के ऊपर काफी दबाव डाला गया था जियाउल हक द्वारा. जियाउल हक और पाकिस्तान आर्मी ने स्टीवन वॉलबर्ट को पैसों की पेशकश की थी और ये भी कहा था कि अगर ये बातें वो किताब से निकाल दें तो उनकी किताबें पाकिस्तान की हर यूनिवर्सिटी में मैंडेटरी कर दी जाएंगी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए. लेकिन स्टीवन वॉलबर्ट इस बात पर राजी नहीं हुए, सेंसरशिप के लिए राजी नहीं हुए. इस किताब को छपने के बाद जियाउल हक के लोगों ने जिन्ना की बेटी जो लंदन में रह रही थी, डीना वाडिया, उनको भी अप्रोच किया और उसके ऊपर भी दबाव डाला कि वो एक सार्वजनिक बयान दे और इन बातों को डिनाई करे. जब दीना वाडिया ने कहा कि ये बातें सच हैं और उनको डिनाई नहीं करेंगी, तो उनको भी धमकियां दी गई थी जान से मारने की, उनके और उनके परिवार को जान से मारने की धमकियां दी गई थी। दोस्तों, अगर स्टीवन वॉलबर्ट की बात ना भी करें, अगर हम बात करें फातिमा जिन्ना, जो कि
मोहम्मद अली जिन्ना की बहनी नहीं, उसकी हमसाया भी बोली जाती हैं। उन्होंने भी जिन्ना की मौत के बाद एक किताब लिखी थी माई ब्रदर, जो पाकिस्तान में बैन हो गई। उस किताब में भी इन बातों की पुष्टि की गई थी कि जिन्ना नॉन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम था, वो शराब पीता था, सुअर का मांस खाता था, नमाज भी नहीं पढ़ता था और उसने जिंदगी में एक बार भी हज नहीं किया। दोस्तों दूसरा रीजन जिससे जिन्ना का पाखंड क्लियरली उजागर होता है, उसकी हिपोक्रेसी क्लियरली उजागर होती है, वो है कि जिन्ना ने खुद एक पारसी लड़की से शादी की, लेकिन जब जिन्ना की बेटी ने ऐसा करना चाहा तो उसने अपनी बेटी से सारे रिश्ते तोड़ दिए। दोस्तों ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि जिन्ना ने एक नॉन मुस्लिम लड़की से शादी की जिसका नाम था रतन बाई। रतन बाई एक पारसी लड़की थी, बॉम्बे की बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पारसी फैमिली को बिलोंग करती थी। बॉम्बे की पूरी मुस्लिम कम्युनिटी, इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम लोग जो थे, जो जिन्ना के दोस्त थे, वो इस शादी के सख्त खिलाफ थे और वो चाहते थे कि जिन्ना मुस्लिम लड़की से ही शादी करें। लेकिन जिन्ना ने सबका विरोध करते हुए रतन बाई से शादी की। लेकिन आगे चल के जब जिन्ना की खुद की बेटी डीना जिन्ना ने एक नॉन मुस्लिम लड़के से, जो पारसी था, नवील वादिया, उससे शादी करनी चाहिए, तो जिन्ना ने अपने सारे रिश्ते डीना से तोड़ दिए। आगे चल के दीना बताती हैं कि उनके रिश्ते कभी जिन्ना से नॉर्मल नहीं हुए, लेकिन बातचीत खतों के जरिए चालू हुई जब जिन्ना लगभग अपने डेथ बेड पे थे, मौत के करीब थे। दोस्तों हिपोक्रेसी का, पाखंडता का इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या होगा कि खुद तो उसने एक नॉन मुस्लिम लड़की से शादी की, लेकिन जब बेटी ने खुद ऐसा करना चाहा तो उससे सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए। दोस्तों तीसरा कारण है कि जिन्ना ने हिंदू मेजॉरिटी स्टेट्स को पाकिस्तान में मिलाने की कोशिश की। आजादी के बाद कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अंग्रेजों के बीच सहमति से यह फैसला हुआ था कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट्स हैं वो पाकिस्तान में जा सकती हैं और जो हिंदू मेजॉरिटी स्टेट्स हैं वो हिंदुस्तान में आ सकती हैं। लेकिन इसके लिए भी जो उन प्रिंसली स्टेट्स के राजा थे, रूलर्स थे, उनको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करना था। जिन्ना इस समझौते पे हस्ताक्षर करने के बाद मुकर गया और उसने कांग्रेस की पीठ में छुरा भोंकने की पूरी कोशिश की। ये कोशिश उसने तब की जब उसने जोधपुर, इंदौर, भोपाल, उदयपुर, जो कि हिंदू मेजॉरिटी स्टेट्स थी, उनको पाकिस्तान में मिलाने की कोशिश की, उनके राजाओं से संपर्क किया और उनके ऊपर दबाव बनाया कि वो पाकिस्तान के फेवर में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दें। इनमें से जोधपुर प्रिंसली स्टेट, जो पाकिस्तान के बॉर्डर पे थी, वो हिंदू मेजॉरिटी स्टेट थी और उसका रूलर राजा भी हिंदू ही था। उसके बावजूद भी पाकिस्तान ने, जिन्ना ने जोधपुर के राजा को अप्रोच किया और उसके ऊपर दबाव बनाया, पैसों की भी पेशकश की कि वो पाकिस्तान में एक्सीड कर जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों ऐसी एक हिंदू मेजॉरिटी प्रिंसली स्टेट थी जूनागढ़। जूनागढ़ एक हिंदू मेजॉरिटी स्टेट थी, लेकिन जो इसका राजा था, रूलर था, वो एक मुसलमान था। हिंदू मेजॉरिटी स्टेट होने के बावजूद भी जिन्ना ने जूनागढ़ के राजा को कन्विंस कर लिया कि वो पाकिस्तान में एक्सीड कर जाएं और सितंबर 1947 में जूनागढ़ के रूलर के दीवान शाहनवाज भुट्टो ने पर्सनली जिन्ना को पाकिस्तान में जाके इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन डिलीवर किया था। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम ये थी कि जूनागढ़ के अंदर दो और स्टेट्स आती थी जिनका नाम था मंगरोल और बाबरियावाड़। इन दोनों स्टेट्स ने जूनागढ़ के इस फैसले का विरोध करते हुए जूनागढ़ से अपनी स्वाधीनता डिक्लेयर कर दी, इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी। मंगरोल और बाबरियावाड़ का ये फैसला जिन्ना को हजम नहीं हुआ और उसने जूनागढ़ की आर्मी को आदेश दिया कि वो इन दोनों स्टेट्स की घेराबंदी कर लें। जब इन दोनों स्टेट्स की जूनागढ़ की आर्मी ने घेराबंदी कर ली, तब इंडियन आर्मी को एक्शन लेना पड़ा और उन्होंने जूनागढ़ के ऊपर हमला बोल के इस घेराबंदी को हटाया। यही वो टाइम था जब जूनागढ़ का राजा अपनी सारी रानियों को छोड़ के पाकिस्तान नंगे पैर भाग गया और उसका दीवान शाहनवाज भुट्टो भी पाकिस्तान भाग गया और जिन्ना की शरण में जाके बैठ गया। ये वही शाहनवाज भुट्टो है दोस्तों, जिसका खानदान आगे चल के पाकिस्तान में इन्फ्लुएंशियल भुट्टो खानदान बना। दोस्तों ये जो जिन्ना की हरकतें थी कि वो समझौता करने के बाद उनसे मुकर जाता था, इन्हीं हरकतों की वजह से कई हिस्टोरियंस ने जिन्ना को एक हिपोक्रेट बताया है। उनका ये कहना है कि जिन्ना का मकसद सिर्फ इंडिया को परेशान करना था, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वो हिंदू मेजॉरिटी स्टेट्स को पाकिस्तान में मिलाने की कोशिश कभी भी नहीं करता। दोस्तों चौथा कारण है कि जिन्ना ने बंगालियों की पीठ में छुरा भोंका, उनको बैक स्टैब किया। दोस्तों पाकिस्तान बनने का बहुत बड़ा कारण था कि जिन्ना को बंगाली मुसलमानों की भी सपोर्ट मिली। दोस्तों आज का बांग्लादेश, जिसको आजादी से पहले ईस्ट बंगाल बोला जाता था, वहां के मुसलमानों ने जिन्ना का समर्थन किया और यही कारण था कि अंग्रेज भी इस बात पे राजी हो गए कि पाकिस्तान बने, इंडिया का पार्टीशन हो। अगर ये बंगाली मुसलमान जिन्ना को सपोर्ट नहीं करते तो पाकिस्तान बनना नामुमकिन था। लेकिन पार्टीशन के बाद पाकिस्तान बनते ही जिन्ना ने 180 डिग्री का टर्न मार लिया और बंगालियों की पीठ में छुरा भोंक दिया। पाकिस्तान बनने के बाद अपनी बची कुछ जिंदगी में जिन्ना सिर्फ एक बार ही ईस्ट पाकिस्तान गया था, मार्च 1948 में, और वहां पे उसने 3 लाख लोगों के सामने भाषण देते हुए कहा कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान दोनों की नेशनल लैंग्वेज उर्दू होगी, एक ही नेशनल लैंग्वेज होगी। इस नेशनल लैंग्वेज की वजह से देश यूनाइटेड रहेगा, दोनों जो हिस्से हैं पाकिस्तान के वो यूनाइटेड रहेंगे।
ये भाषण और पॉलिसी जिन्ना की बंगाली लोगों को पसंद नहीं आई और हरी वहां पे सिंह। इसका काफी कड़ा विरोध हुआ। इनको तो बहुत और अच्छे जिन्ना से मैं की जानती यही हूँ। बात, यही भाषण आगे चल के 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े होने का कारण भी बना। दोस्तों आखिरी कारण है कि जिन्ना ने इंडिया के पैसे से ही इंडिया के ऊपर हमला किया। तो पार्टीशन के टाइम पे जब सारी चीजें हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में प्रोपोर्शनली डिवाइड हो रही थी, तब ये डिसाइड हुआ कि पाकिस्तान को 75 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसकी पहली किस्त जो दी जानी थी वो थी 20 करोड़ रुपए। ज्यादातर कांग्रेस के नेता इसके पक्ष में थे, लेकिन कुछ नेता इसके विपक्ष में थे, जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह बात गांधी और नेहरू को बता दी थी कि यह पैसा अगर जिन्ना को और पाकिस्तान को दिया गया तो वो इस पैसे का इस्तेमाल इंडिया के ही खिलाफ करेंगे, और ऐसा ही हुआ। जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट था, लेकिन जो वहां का राजा था वो हिंदू राजा था, महाराजा हरि सिंह। महाराजा हरि सिंह हिंदुस्तान या पाकिस्तान किसी में भी नहीं जाना चाह रहा था, वो अपना मन नहीं बना पा रहा था, वो एक इंडिपेंडेंस स्टेट के तौर पे, इंडिपेंडेंस देश के तौर पे रहना चाहता था। 15 अगस्त 1947 के बाद भी उसने किसी के भी हक में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन नहीं किया था। ये कश्मीर के ऊपर जब महाराजा हरि बात कर सिंह रहे ऐसा थे नहीं कर रहा था, पाकिस्तान के फेवर में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन नहीं कर रहा था, तो जिन्ना की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। और आजादी के 5 दिन बाद यानी कि 20 अगस्त 1947 को उसने पाकिस्तान आर्मी के सिकंदर मिर्जा को यह ऑर्डर दिया कि वो एक ऐसा प्लान बनाए कि कश्मीर पे कब्जा किया जा सके और ऐसा भी ना लगे कि पाकिस्तान आर्मी ने बॉर्डर क्रॉस करके हिंदुस्तान में या कश्मीर में प्रवेश किया है। जिन्ना के ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए सिकंदर मिर्जा ने एक ऑपरेशन प्लान किया जिसको नाम दिया गया ऑपरेशन गुलमर्ग। इस प्लान के तहत पाकिस्तान आर्मी और वजीरिस्तान की ट्राइबल मिलिशिया, वहां के कबायली जो मिलिशिया थी, जो आतंकवादी थे, ये लोग मिलके कश्मीर की वेशभूषा में कश्मीर में जाएंगे और वहां पे अब एक अपराइजिंग क्रिएट करेंगे जो जिससे कि ऐसा लगे कि ये कश्मीर के ही लोग हैं जो पाकिस्तान में जाना चाहते हैं, जो उपद्रव कर रहे हैं। ये सब होने के बाद हरि सिंह को जिन्ना की चाल समझ में आ गई और उसने इंडियन गवर्नमेंट से गुहार लगाई कि वो उसकी मदद करे। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट की एक मजबूरी ये थी कि महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इंडिया के फेवर में साइन नहीं किया था, इसलिए इंडिया अपनी आर्मी कश्मीर नहीं भेज सकता था। इसीलिए 26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इंडिया के फेवर में साइन कर दिया और इंडिया ने अपनी आर्मी को कश्मीर में डिप्लॉय होने का, वहां जाके पाकिस्तान की आर्मी और कबायलियों से लड़ने का आदेश दे दिया। इंडियन आर्मी ने पुंछ सेक्टर, गिलगित और हिमालय के ऊंचे इलाकों में पाकिस्तान आर्मी को पूरी तरह डिफीट कर दिया था और वो कारगिल की तरफ बढ़ रही थी जब उनको सप्लाई प्रॉब्लम्स की वजह से रुकना पड़ा। सप्लाई रिवाइव होने के बाद इंडियन आर्मी ने जोजिला पास और द्रास सेक्टर को भी पूरी तरह अपने कब्जे में दोबारा ले लिया था, लेकिन यूएन ने इंटरफेरेंस कर दी और 5 जनवरी 1949 को सीज फायर घोषित कर दिया गया। जब सीज फायर घोषित हुआ तब तक इंडियन आर्मी 2/3 कश्मीर वापस कब्जे में ले चुकी थी, लेकिन 1/3 कश्मीर पाकिस्तान के ही कब्जे में रह गया, जिसको आज की डेट में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है। दोस्तों ये थे कुछ कारण जिनसे साफ सिद्ध होता है कि जिन्ना एक झूठा, दोगला, मक्कार और पाखंडी किस्म का आदमी था। क्या आप इससे सहमत हैं? आपको क्या लगता है कि जिन्ना एक महान नेता था या फिर एक पाखंडी आदमी था? प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइए। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, जब तक चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। जय मां भारती, जय हिंद। तो यहाँ पे वीडियो गाइस एंड होती है और यहाँ पर आपने देखा कि इतनी सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें जो, क्योंकि हम तो पर्सनली कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को मिले नहीं है, देखा नहीं है, तो ये कहना गलत होगा कि हम कुछ भी ऐसा वैसा कहें, लेकिन जो इस वीडियो में सुना और जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं उसमें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अब डिफरेंस यह है कि हमें तो बताया जाता है कि वो इतने अच्छे थे, उनकी तारीफें होती हैं, लेकिन वहीं पर अगर हम देखें तो यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें, खैर आजकल के दौर में अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि बुराई तो हर किसी में है। फिर आप किसी भी पॉलिटिक्स में देखें तो आपको कोई भी दूध का धुलावा नजर नहीं आएगा। अगर हम ये कहें कि 5 वक्त की नमाज, तो 5 वक्त की नमाज तो अभी भी कोई नहीं पढ़ता। टू बी ऑनेस्टली हमारे बहुत ही कम होंगे जो पढ़ते होंगे। मैंने तो मुझे नहीं लगता, देखो क्योंकि नॉर्मली कोई भी नहीं पढ़ता इतनी। और दूसरी बात आप देखें तो आजकल हर चीज जायज है और कर भी रहे हैं लोग, जबकि इस्लाम में वो अलाउ ही नहीं है। जैसे शराब पीना आज के दौर में भी हो रहा है, जिना भी पीते थे जो कि हराम है, हलाल नहीं है, लेकिन फिर भी वो पीते होंगे। लेकिन कहने का मतलब ये है कि हर चीज होती रही है, हो भी रही है
और जो कि नहीं है जायज फिर भी हो रही है ना। तो और हिंदू मुस्लिम वाली बात आई या जो नॉन मुस्लिम वाली बात आई, तो शादियां तो अभी भी हो रही हैं। आप देखें जबरन शादियां जिसको कहते हैं जो है वो सब फोर्सफुली शादी जो होती है वो अभी भी हो रही है। तो और बाकी गोश्त की अगर हम बात करें तो चाहे वो फिर सुअर का गोश्त हो, चाहे वो गधे का गोश्त हो, चाहे वो कुत्ते का गोश्त हो, वैसे बोलना नहीं चाहिए लेकिन आजकल तो हमारे यहाँ पर जाने अनजाने में ही सही होटल्स में इस तरह के खिला ही दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे केसेस पकड़े गए हैं गधे के गोश्त के, और मेंढक का भी बीच में पकड़ा गया था, और ये स्पेशली लाहौर साइड पे, पंजाब साइड पे ज्यादा होता है, इसलिए मैं तो वहां पे खाना अवॉइड करती हूँ बहुत ज्यादा। तो कहने का मतलब ये है कि ये आज की भी दौर में हो रहा है। बाकी ये चीजें तो एक उनकी पर्सनल लाइफ है, तो हम उनकी पर्सनल लाइफ पर अटैक ना करें तो वो बेहतर है। बट यहाँ पर कुछ बातें हैं जो कि वाकई में ही क्वेश्चन मार्क उठता है। जैसे उनकी बेटी के बारे में कहा कि उनकी बेटी शादी जब नॉन मुस्लिम से करना चाहती थी तो उनसे अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए, खुद एक नॉन मुस्लिम औरत से शादी कर ली। तो ये एक फिर वो क्वेश्चन मार्क उठता है, ठीक है। तो शायद ये भी हो सकता है कि उन्होंने अपनी वाइफ को जो है वो अपने इस्लाम में लेकर आए हों और वो चाह रहे हों कि उनकी बेटी नॉन मुस्लिम ना बने, तो हो सकता है ये भी उनका हो। तो खैर हम इस पे कुछ कह नहीं सकते, लेकिन उस टाइम पर तो हम थे नहीं, बुक्स में हमें जो समझाया गया दिखाया गया हम तो उसको पढ़ते हैं और अभी की बातें सुनते हैं तो हमें तो हैरानगी होती है कि भाई ये क्या है एक्चुअली। और अच्छा उसके अलावा जो है देखें तो गांधी जी हैं, उन्होंने भी उस टाइम पर मतलब काफी कहा भी था कि भाई मिल जाओ, काफी सारी ऑफर्स भी दी थी, लेकिन कायद-ए-आज़म ने उस टाइम पर एक्सेप्ट नहीं की थी। और आज जो कंडीशंस हम देख रहे हैं पाकिस्तान की, तो आई थिंक कि मुझे लगता है कि आज के वक्त को देखकर तो यही आइडिया होता है कि उस वक्त जो फैसला लिया गया था शायद हो सकता है वो फैसला सही नहीं था। आज वही जो है वो आफ्टर 77 ईयर्स के बाद जो है ये हमें ये देखने को मिल रहे हैं इस तरह की कंडीशन। सो खैर गाइस, आप लोग क्या कहेंगे इसके ऊपर जरूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में। लेकिन ये है कि भुट्टो फैमिली का मुझे आज पता चला कि इनका कैसे वो पाकिस्तान में जो है इनकी बेस बनी है वो पता चला। खैर गाइस, शुरू में तो सारे ही हिंदू हुआ करते थे और अभी अगर किसी को बोलो ना ये बात कोई मानता नहीं है, लेकिन ये बात तो है कि लोग शुरू में पहले लोग हिंदू थे फिर मुसलमान हुए। जैसे जिन्ना जो है मोहम्मद अली जिन्ना, उनकी फैमिली माँ बाबा उनकी वाइफ सारे हिंदू थे ना, तो फिर उसके बाद वो मुस्लिम मतलब फर्स्ट जनरेशन हम कह सकते हैं कायद-ए-आज़म थे। तो खैर आप लोग क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में बताएं अपनी राय। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।